जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत अब अपनी सबसोनिक क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, इस मिसाइल को मैन पैड्स यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और जो हीट सीकिंग मिसाइलें होती हैं उनसे बचाने के लिए फ्लेयर सिस्टम इनमें इंटीग्रेट कर रहा है। और इस मिसाइल को आप सब जानते भी हैं कि तीनों ही आर्म फोर्सेस के लिए तैयार किया जा रहा है, जो कि बाकायदा भारत का एक ITCM प्रोग्राम भी है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, मतलब साफ है कि रडार की पकड़ में नहीं आती है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलें। हालांकि जब फ्लेयर सिस्टम इसमें ऐड हो जाएगा तब ये जो फ्लेयर सिस्टम है वो मिसाइल के हीट सिग्नेचर की नकल करेंगे और दुश्मनों की मिसाइलों को कंफ्यूज कर सकेंगे, जिससे कि बची रह सकेगी और अपने टारगेट को अचीव कर पाएगी। दोस्तों, भारत का ये जो ITCM प्रोग्राम है वो निर्भय मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अपग्रेड से दोस्तों भारत की क्रूज मिसाइलें और ज्यादा सुरक्षित और घातक बनेंगी। दोस्तों, अगले महीने होने वाली DSC की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जो कि करीबन 73,000 करोड़ रुपए का होगा। 1 जुलाई को ये DSC की बैठक होने वाली है, जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे और साथ ही साथ CDS अनिल चौहान जी और तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे। यहाँ पर दोस्तों इंडियन नेवी के लिए नए माइन स्वीपर्स के लिए 43,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें कि 12 आधुनिक माइन स्वीपर्स खरीदे जाएंगे। इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा और हर माइन स्वीपर की कीमत करीबन 3500 करोड़ रुपए होगी। ऐसे में कुल लागत 43,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी। और दोस्तों, ये जो माइन स्वीपर्स होंगे ये माइन डिटेक्शन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और माइन बिछाने की क्षमता से लैस होंगे। और इसके अलावा इंडियन आर्मी को QRSAM मिसाइल मिलेगी, जिसकी अनुमानित कीमत करीबन 30,000 करोड़ रुपए है। QRSAM जो कि एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, रेंज इसकी 30 किलोमीटर है और ये भारतीय सेना के लिए आखिरी सुरक्षा कवच के तौर पर काम करेगा। हालांकि सेना को कितनी मिसाइलें चाहिए इस पर फैसला होना बाकी है। मतलब साफ है कि भारत अब पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता पर फोकस कर रहा है, स्वदेशी हथियारों को प्राथमिकता दे रहा है और दोनों डील्स ये बताती हैं कि मेक इन इंडिया के तहत ही इन सबको लिया जाएगा और इसके कई फायदे भी मिलेंगे। खास करके चाइना पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत के लिए ये दोनों ही चीजें काफी महत्वपूर्ण होंगी। हमारी नौसेना और ज्यादा मॉडर्नाइज होगी, हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा। तो चीजें हैं दोस्तों इस तरीके से बनती आगे। वहीं दोस्तों, रशिया ने कहा है कि 2026 में भारत को चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा। अभी तक हमारे पास 3 S-400 है, चौथा जैसे मैंने कहा 2026 में आएगा और पांचवा 2027 तक आएगा। वहीं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स का जो तेजस मार्क 1A का सेकंड बैच है उसमें और ज्यादा स्वदेशी टेक्नोलॉजी और नए अपडेट्स किए जा रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स को 97 ये जो नए तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स हैं वो 2028 से मिलने शुरू होंगे। तेजस मार्क 1A के सेकंड बैच के लिए, जिसमें कि 97 तेजस फाइटर जेट्स को खरीदा जाना है, उसका ऑर्डर अगले साल दिया जाएगा। इनका निर्माण 2028 से शुरू होगा और 2032 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले के बैच की तुलना में दूसरे बैच में कई इन्हांसमेंट्स होंगे, जैसे कि इंडिजिनस कंटेंट इसमें ज्यादा होगा। पहले 60% था, अब ज्यादा होगा। नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स किए जाएंगे, इसके अलावा लोकल हथियार इसमें इंटीग्रेट किए जाएंगे और इवन यही नहीं, पहले बैच से जो फीडबैक मिला है उसके अनुसार इसमें चेंजेस किए जाएंगे। इसके अलावा कॉकपिट डिजाइन, मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस में भी हल्के बदलाव देखने को मिलेंगे। सेकंड बैच की जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स हैं उनमें दोस्तों अस्त्र मार्क 1 जो लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है, इसके अलावा रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, 100 जो कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है और भविष्य में अस्त्र मार्क 2 और प्रिसीजन गाइडेड बम भी लगाए जाएंगे। यानी कि दोस्तों, भारत विदेशियों पर अपनी निर्भरता को कम करना चाह रहा है इस फाइटर जेट के माध्यम से। इवन लाइफ साइकिल कॉस्ट जो है वो भी कम करने पर बड़ा फैसला लिया गया है और इवन एक्सपोर्ट पर भी भारत का फोकस है। यही नहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली HAL एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो मिलकर विदेशी उपकरणों की जगह स्वदेशी लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स लेके आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर टेंशन किस चीज की है? वही इंजन वाली। भैया अमेरिका इंजन की डिलीवरी अगर रोक देगा तो फिर कहना ही क्या। वही दोस्तों, भारत की स्टार्टअप कंपनी DG Propulsion प्राइवेट लिमिटेड ने DG-J40 टर्बोजेट इंजन को डेवलप कर लिया है और अब इसके फ्लाइट ट्रायल्स होने वाले हैं। खुद कंपनी के जो डायरेक्टर प्रतीक धवन है, उन्होंने कहा कि ये इंजन भारत की बढ़ती हुई तकनीकी क्षमता को दिखाता है। इस इंजन की कई खासियतें हैं, जैसे कि 40 किलोग्राम फोर्स थ्रस्ट क्षमता, ड्रोन्स और लॉइटिंग म्यूनिशंस के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ईंधन भी कम खाता है, स्पीड भी अच्छी देता है और इसका डिजाइन भी काफी मजबूत है। इवन इस इंजन में एडजस्टेबल नोजल और वाटर लैंडिंग क्षमता जैसे फीचर्स भी हैं। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि DG Propulsion ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ भी साझेदारी की है और ये साझेदारी लॉइटिंग म्यूनिशंस और एडवांस ड्रोन्स में इस इंजन का इस्तेमाल करने के लिए की गई है। DG-J40 के अलावा ये कंपनी DG-J20, DG-60 इंजन पर भी काम कर रही है। हालांकि ये जो इंजन है उनमें अभी 35% स्वदेशी कंटेंट है, लेकिन आगे 90% तक इसे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा भारत और दक्षिण अफ्रीका ने सबमरीन कॉपरेशन के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण समझौते किए। ये समझौते जोहान्सबर्ग में एक मीटिंग के दौरान हुए, जहां दोनों देशों ने आपसी डिफेंस रिलेशंस को और मजबूत करने के बारे में संकल्प भी लिया है। और ये बैठक दोस्तों 2 दिनों तक चली है, जिसमें कि पहले दिन दोनों देशों ने डिफेंस इंडस्ट्रीज की क्षमताओं को साझा किया है। इवन भारत ने अपने बढ़ते हुए डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की भी जानकारी साउथ अफ्रीका को दी है। और दूसरे दिन दोस्तों दोनों देशों ने जो म्यूचुअल इंटरेस्ट वाली चीजें हैं उन पर एक भविष्य की रणनीति तय की है। पनडुब्बी सहयोग से जुड़े 2 नए समझौते किए हैं
हालांकि क्या क्या किए गए हैं वो बाद में खबर सामने आएगी। मतलब साफ है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब डिफेंस क्षेत्र में बढ़ती हुई नजदीकियां, खासकर कि पनडुब्बी जैसे स्ट्रैटेजिक क्षेत्र में दोनों देशों के भविष्य के सहयोग की मजबूत नींव रखती है। इवन इस पार्टनरशिप से भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ेगा। तो वहीं दोस्तों, साफ्रॉन ने पेरिस एयर शो के दौरान अपना एक नया और बेहद आधुनिक हैमर 250 LRL यानी कि लॉन्ग रेंज लो यील्ड प्रिसिजन गाइडेड बम पेश किया। और ये हथियार दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेटों की ताकत बढ़ाएगा। और ये जो हैमर 250 LRL है, ये हैमर फैमिली का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। रेंज 70 किलोमीटर से अधिक है। बता दें कि ये एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी मिशनों के लिए काफी सक्षम माना जा रहा है और लंबी दूरी से अपने टारगेट को ये भेज सकता है। मतलब साफ है कि दुश्मन के एयर डिफेंस रेंज से ये बाहर रहकर हमला कर सकता है, वो भी बिना कोलेटरल डैमेज के। ये शहरी या फिर जो संवेदनशील क्षेत्र है उनमें सटीक हमले कर सकता है। इसके जरिए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स, कमांड सेंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को आसानी से खत्म किया जा सकता है। हैमर 250 LR अगर भारतीय रफाल फाइटर जेट में शामिल हो जाता है तो भारत की मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान और चाइना के बीच जो नेक्सस चल रहा था J-35A को लेकर, ये बात अब क्लियर हो गई है। खुद पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात कह दी है कि J-35 को लेकर जो बातें कही जा रही है उसमें सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने उन सभी रिपोर्ट्स को डिनाई कर दिया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि चाइना उन्हें 2026 से J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट देने वाला है। उन्होंने कहा कि मुझे सब लगता है कि ये सब फर्जी बातें हैं, इससे तो बस चीन की डिफेंस सेल्स को फायदा होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि J-35A की डिलीवरी को लेकर कोई ऑफिशियल हमारा समझौता नहीं हुआ है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इस बयान से दोस्तों आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने पहले तो J-35A फाइटर जेट की डिलीवरी की जो खबरें थी उसको केवल अटकलें बताया है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल रीजन ये भी है कि भैया पैसा कहाँ से लेके आओगे, चाइना तुम्हें फ्री में कोई चीज नहीं देगा। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान को चीन ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल पाकिस्तान चाइना से हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी मांग रहा था। बाकायदा इसके लिए दोनों देशों के बीच कई बैठकें हुई, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को सिरे से मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भैया हमारे पास इन मिसाइलों का एक्सपोर्ट वेरिएंट है ही नहीं। चाइना को दरअसल यहाँ पर पाकिस्तान की सारी चालाकियों पर शक भी होता है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद जो चीनी हथियार हैं वो भारत के खिलाफ फेल रहे हैं। चाइना को डर ये भी है कि कहीं पाकिस्तान इन मिसाइलों को वेस्टर्न कंट्रीज को दिखा सकता है, जिससे कि चाइना की टेक्नोलॉजी लीक हो जाएगी। इवन चाइना अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ अपनी इन मिसाइलों को स्ट्रैटेजिक हथियार मानता है, इसीलिए भी वो इनका एक्सपोर्ट करना नहीं चाहता। यहाँ पर पाकिस्तान को सबसे बड़ी टेंशन भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम से है, जिसमें कि पाकिस्तान भारत से अभी काफी पीछे है। मतलब साफ है कि चाइना के इनकार के बाद अब पाकिस्तान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा कि वो किसी दूसरे देश से ऐसी टेक्नोलॉजी ले सके, कोई देगा भी नहीं इनको। मतलब साफ है कि ऑल वेदर फ्रेंडशिप की भी कुछ लिमिटेशन होती हैं। हालांकि बाकी सारी चीजें तो इन दोनों देशों के बीच चलती रहेंगी, लेकिन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी चाइना इनके साथ भी शेयर नहीं करेगा। चाइना का ये जो स्टेप है वो ये दिखाता है कि पाकिस्तान को बिना शर्त वो सपोर्ट भी नहीं करता है। लेकिन भारत के लिए तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान अब हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ब्रिटेन की एक मिलिट्री एविएशन मैगजीन है जिसका नाम एयरफोर्स मंथली है, और ये जो मैगजीन है वो अक्सर पाकिस्तानी एयरफोर्स को बहुत सपोर्ट करती है। अब इन्होंने एक और रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने 20 से ज्यादा LCA Mark 1 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया था, और इन फाइटर जेट्स को स्पेशली कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशंस के लिए तैनात किया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान कुछ तेजस Mark 1 FOC वाले थे और कुछ IOC वाले वर्जन के थे, और इन्हें पहले रात के हवाई मिशन में शामिल किया गया था। इवन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एयरक्राफ्ट स्ट्राइक मिशंस का हिस्सा नहीं थे, बल्कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल का हिस्सा थे। मतलब हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करना और अपने स्ट्राइक एयरक्राफ्ट्स को कवर देना है। दरअसल स्ट्राइक फोर्स में रफाल और Su-30 MKI जैसे फाइटर शामिल थे, और Su-30 MKI ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस थी। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एयरफोर्स मंथली जो मैगजीन है वो हमेशा पाकिस्तानी एयरफोर्स की बातों को ज्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखाती है। यहाँ पर दोस्तों जो IOC सीरीज के तेजस हैं, इनकी अभी क्षमता काफी सीमित है। ऐसे में तो बड़े पैमाने पर इनकी डिप्लॉयमेंट तो की ही नहीं जा सकती। हो सकता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से जानबूझकर ये डेटा प्रेजेंट किया जा रहा हो ताकि वो भारत की असली स्ट्राइक ताकत को हल्के में दिखा सके। अगर इंडियन एयरफोर्स ने इसका इस्तेमाल किया भी होगा तो तेजस को सपोर्टिंग रोल में ही इस्तेमाल किया गया होगा, जैसे कि एयर स्पेस की निगरानी या फिर सेकेंड लेयर डिफेंस में। यानी कि एयरफोर्स मंथली की इस रिपोर्ट में पूरी तरीके से भरोसा करना काफी मुश्किल है, खासकर कि तब जब इनका सोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंदर मौजूद लोग हों। वही दोस्तों, आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया पहला फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अदम्य को इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा गया है। बता दें कि 8 फास्ट पेट्रोल जहाजों की सीरीज में ये पहला जहाज है। पूरी तरीके से भारत में डिजाइन और तैयार किया गया है, और ये जहाज तेज गति, तट सुरक्षा, गश्त और समुद्री निगरानी में काफी उपयोगी रहने वाला है।
वहीं दोस्तों पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस के कुछ रूट्स बंद कर दिए। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि क्या ये कोई मिलिट्री अभ्यास करने के चक्कर में है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने नोटम वार्निंग जारी की है और अपने सेंटर सेक्टर के कुछ हवाई मार्गों को 23 जून से 25 जुलाई 2025 तक बंद कर दिया है। पाकिस्तान का ये जो स्टेप है दोस्तों, वो एक किसी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की तरफ इशारा करता है, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर ऐसे नोटम तब जारी करता है जब वो मिसाइल टेस्ट कर रहा हो या फिर एयर ड्रिल करने वाला होता है। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान के बॉर्डर के पास भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं। पाकिस्तान का ये कदम दोस्तों काफी डाउटफुल है। हो सकता है कि उसकी सेना कोई बड़े अभ्यास की तैयारी कर रही हो। भारत को इसकी निगरानी करनी काफी जरूरी भी है। फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।